करेक्टर क्या पढ़ा था, करेक्टर होता है जी एक सिंगल अल्फाबेट, ठीक है। C++ के कंपाइलर के लिए उसकी डिक्शनरी में से यानी उसके सेट ऑफ अल्फाबेट में से कोई भी एक अल्फाबेट एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट इज कॉल्ड करेक्टर, ठीक है जी। और स्ट्रिंग की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि जब सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स या मल्टीपल करेक्टर्स इकट्ठे एक ही जगह पर या एक एरे के अंदर एनक्लोज कर दिए जाएं या डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज हुए हो और टर्मिनेट विद नल हो तो हम उस चीज को क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। तो स्टोर्ड इन एरे ऑफ टाइप करेक्टर, तो बेसिकली करेक्टर जो वेरिएबल होता है उसकी 1 बाइट होती है। तो जब हम करेक्टर टाइप की कोई एरे लेते हैं तो उसका हर एक जो एलिमेंट होता है वो 1 बाइट अपने अंदर कैरी करके रखता है, ठीक है। तो जब एरे एक आपकी करेक्टर टाइप की हो और उसके अंदर वैल्यूज आप डबल कोट्स के अंदर दें तो दैट मीन्स के वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। वो सिंपल कोई करेक्टर टाइप की एरे नहीं है, वो एक स्ट्रिंग टाइप की एरे है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर क्या एक डिफरेंस होता है कि वो हमेशा टर्मिनेट नल से होती है, ठीक है। तो एक करेक्टर एरे और एक स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंस ये है कि एक करेक्टर एरे के अंदर अगर नल नहीं स्टोर तो दैट मीन्स कि वो सिंपल एक करेक्टर एरे है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर नल स्टोर करा दी तो के साथ साथ वो करेक्टर एरे के साथ साथ आपकी स्ट्रिंग भी कहलाएगी, ठीक हो गया। तो जब हम इसकी बात करते हैं अपने स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग के अंदर अगर हम बात करें उसके साइज की तो उसका मिनिमम साइज क्या होगा स्ट्रिंग का? अच्छा, कैसे 1 बाइट? मैम स्ट्रिंग का 2 बाइट होगा मिनिमम साइज। देखो, अगर एक स्ट्रिंग नल आपके पास है ना तो नल स्ट्रिंग मेमोरी में 1 बाइट लेता है, क्यों? क्योंकि नल भी अगर स्ट्रिंग के अंदर स्टोर है तो वो नल स्ट्रिंग मींस वो 1 बाइट अपनी कैरी कर रहा है। लेकिन अगर करेक्टर की अगर बात की जाए, करेक्टर आपकी जो एरे है और वो नल नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर उस टाइम पे उसने सिर्फ एलोकेशन की होती है। तो बेसिकली जब यहाँ पर हम देखे पूरा सिनेरियो तो उसमें क्या बनता है कि नल जो है वो अपने अंदर 1 बाइट स्टोर करता है और नल स्ट्रिंग बेसिकली। और जब आप बात करते हो किसी स्ट्रिंग की हैविंग वन वैल्यू या 1 एलिमेंट, तो उसके अंदर क्या होता है, वो 2 बाइट्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो इट्स सेल्फ एलिमेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है, अल्फाबेट एच है आपके स्ट्रिंग के अंदर, तो वो एच इट्स सेल्फ एक 1 बाइट कैरी कर रहा है और उसके साथ जो नल होगा वो एक 1 बाइट कैरी कर रहा होगा। तो बेसिकली जो आपकी करेक्टर टाइप होती है वो उसके अंदर जितने भी अल्फाबेट्स टोटल होंगे वही एक्चुअल साइज होता है। लेकिन जब आप स्ट्रिंग की बात करते हो तो स्ट्रिंग का साइज हमेशा +1 होता है अपने साइज से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक नल करेक्टर आपने साथ में स्टोर कराना होता है टू टर्मिनेट द स्ट्रिंग, ठीक है। तो पहले अभी तक हम जितने भी स्ट्रिंग्स डिक्लेयर करवा रहे थे वो हम थ्रू करेक्टर एरे करवा रहे थे और उस करेक्टर एरे के एंड में सिर्फ हम एक नल को असाइन कर देते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था, हमें वो डिफ्रेंशिएट हो जाता था कि ये एक स्ट्रिंग है और ये एक सिंपल करेक्टर एरे है। अब अगर हम एक सिंपल करेक्टर एरे देखें तो उसके अंदर एट द सेम टाइम वो करेक्टर एरे भी है और अगर उसके अंदर आपने नल स्टोर करा दिया तो वो एक स्ट्रिंग भी है, ठीक है। तो इस एग्जांपल को आप देखो जो मैंने इसमें लिखा हुआ है गुड बाय, ये तो ये एक करेक्टर स्ट्रिंग ही है। बेसिकली मैंने इसका नाम भी इस वजह से स्ट्रिंग रखा था कि हमने इसको करेक्टर भी बनाया है एरे और दूसरा ये स्ट्रिंग भी है क्योंकि इसके अंदर नल स्टोर है, ठीक है। तो ये पूरी 200 से 210 तक एड्रेस की जो एलोकेशन है वो पूरी की पूरी करेक्टर एरे की एलोकेशन है। लेकिन जब हम स्ट्रिंग की बात करेंगे तो स्ट्रिंग आपका 200 से लेके 208 तक है, ठीक है। तो इन दो के दरमियान क्या डिफरेंस है बच्चों? ये जो हेलो नल और हेलो सिंबल लिखा हुआ है। Ma'am, first one is a string. Ma'am, first one is string and second one is character array. बिल्कुल, यही छोटा सा डिफरेंस है दोनों का। अब जब हम बेसिकली कैरेक्टर और स्ट्रिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो इनकी एक बार से फिर से देख लेते हैं कि इनको हम इनिशियलाइज कैसे कराते हैं और इनमें वैल्यू कैसे स्टोर कराते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, डबल कोट्स के अंदर अगर हम एनक्लोज कर देंगे तो वो आपका स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है।
और मेमोरी में उसकी एलोकेशन किस तरह से होगी कि उस करेक्टर के साथ नल एंड पर ऐड कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप करेक्टर की बात करें तो करेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में इनक्लोज होता है, और जैसे ही आप उस करेक्टर को मेमोरी में इनिशियलाइज कराते हो तो उसके साथ कोई नल करेक्टर ऐड नहीं होता, वो जस्ट 1 बाइट लेता है और उसके अंदर वो अपनी वैल्यू को स्टोर करवा लेता है। तो बेसिक डिफरेंस एक तो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का हो गया, इसके अलावा नल करेक्टर का हो गया। ठीक है, अब ये एक Excuse me, ma'am. एग्जांपल, हाँ जी, ये एक एग्जांपल दी हुई है। करेक्टर मैसेज मैंने लिखा है 12 साइज की एरे के अंदर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हेलो वर्ल्ड को अगर देखें तो ये मेमोरी में जब जगह लेगा तो वहां पर HELLO स्पेस WORLD वर्ल्ड स्टोर कराएगा। दूसरी तरफ जब हम इस मैसेज को डिस्प्ले करवाएंगे कि मैसेज 1 में क्या पड़ा हुआ है, तो वो हमें क्या डिस्प्ले करवाएगा, हेलो वर्ल्ड और नल करेक्टर। ठीक है, अच्छा जी, नल करेक्टर वैसे डिस्प्ले नहीं होता, उसकी सिर्फ एक स्पेस आ जाती है एम्प्टी, वहां पर वो डिस्प्ले एक्चुअली नहीं होता। ठीक है, अब ये जो दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है उसमें मैं यूजर से वैल्यू गेट कर रही हूँ उस मैसेज के अंदर जो करेक्टर टाइप की एरे है। ठीक है, अब करेक्टर टाइप की एरे में जब आप कहीं हेलो वर्ल्ड को टाइप करोगे तो उसमें एक इशू आ जाता है। कोई मुझे बता सकते हैं कि क्या इशू आएगा पर? जी इसमें जी मैंने हेलो वर्ल्ड को हार्ड कोड किया और जब मैंने उसको डिस्प्ले कराया तो उसने मुझे हेलो वर्ल्ड ही स्पेस के साथ डिस्प्ले कराया। लेकिन जब मैं यस इधर मैम। आती हूँ और इसको यूजर से गेट करती हूँ, तो यूजर से गेट करते हुए जब मैंने इसको हेलो वर्ल्ड को गेट किया और डिस्प्ले कराया तो उसने मुझे सिर्फ हेलो डिस्प्ले करवाया। इसकी क्या रीजन है? हेलो के बाद मैम उसने नल वैल्यू स्टोर कर दी जो कि क्यों एज अ कर दी? स्ट्रिंग है। क्यों कर दी? मैम जब हमने स्पेस एंटर किया तो उसने नल वैल्यू स्टोर कर दी और वहां भी उसने टर्मिनेट कर दिया उसको। हाँ, अब मैं उस चीज को आपको अब एक्सप्लेन करती हूँ कि वो कैसे हुआ था। होता ये है कि मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आप अपना यूजर से इनपुट गेट करते हो, तो यूजर से इनपुट जिस टाइम पर हम गेट करते हैं तो हमारी इनपुट स्ट्रीम इन्वोक हो जाती है उस टाइम पे। ऐसे ही है। तो लेट्स से यस अगर मैम। ये आपकी इनपुट स्ट्रीम थी जो कि आपने सी इन की स्टेटमेंट लगाई तो उसमें वो इन्वोक हो गई, तो उससे क्या होगा कि जैसे जैसे यूजर चीजें टाइप करता जाता है तो वहां पर आपको याद होगा कि जब हम करते हैं कि जी इंट एक्स और फिर उसके बाद सी इन एक्स करते हैं। ठीक है, एक ये ले लें, उसके बाद हम कहते हैं कैरेक्टर वाई और फिर सी इन वाई। ठीक है, और उसके बाद एक मैं लेती हूँ कैरेक्टर एरे ऑफ सी ऑफ साइज 12 भी रख लेते हैं, और उसको जब मैं यूजर से गेट करती हूँ तो क्या होगा। ठीक है जी, यस मैम। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट लिखी जाती हैं तो उस टाइम पर ये अगर आपकी इनपुट स्ट्रीम थी तो इनपुट स्ट्रीम आपकी क्या करेगी। बेसिकली आपकी इनपुट स्ट्रीम को इन्वॉक करने का मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि आपका जो प्रोसेसर होता है वो थोड़ा स्पीड में काम कर रहा होता है। ऑब्वियसली बात है कि वो आपकी माइक्रो मिली आगे नैनो सेकेंड्स आ जाते हैं जिनमें वो आपकी सारी इंस्ट्रक्शन जो है उनको प्रोसेस कर रहा होता है। तो जो आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस में आ जाती हैं ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस एज कम्पेयर टू प्रोसेसर थोड़ी स्लो होती हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ कसूर थोड़ा सा आप समझ लो इनपुट डिवाइस पे ना यूजर एंड का भी होता है कि यूजर समटाइम्स अपना इनपुट एंटर करते हुए काफी टाइम ले रहा होता है, तो उसने क्या किया, एक बफर बनाया होता है। बफर कहते हैं जी एक स्टोरेज को जिसमें कि वो डाटा इकट्ठा करता है। तो इनपुट स्ट्रीम आपका एक बफर है जिसके अंदर
फॉर द टाइम बीइंग आपका डाटा इकट्ठा किया जाता है और फिर क्लॉक के हिसाब से प्रोसेसर आता है और वहां से आपका डाटा कलेक्ट करता है और वापस से जाके उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। इसी तरह से आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो पहले डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद जाके आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर डाटा रखवाते हैं और फिर वो आपकी आउटपुट की स्क्रीन या आउटपुट की डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले कराया जाता है। तो अब यहाँ पर भी ऐसे ही है कि वो जैसे ही कमांड आती है आपकी इनपुट करेगी सी इन एक्स, तो जैसे सी इन एक्स की कमांड आएगी तो वो आपकी स्ट्रीम जो है वो इन्वोक हो जाएगी, तो वो यूजर से गेट करेगा। लेट से यूजर उसमें एंटर कर देता है 25, ठीक है, तो वो 25 बाद में एक्स की जो भी मेमोरी में डिक्लेरेशन की गई होगी उसके अगेंस्ट वो उसमें 25 स्टोर करवा देगा। इसी तरह से वाई की डिक्लेरेशन हुई होगी तो वो वाई के अंदर वैल्यू गेट करेगा। अब वाई एक करेक्टर है, तो लेट से जब ये वैल्यू इसने गेट कर ली, यहाँ पर स्टोर करा दी, तो ये स्पेस आपकी दोबारा से फ्री हो जाती है, ठीक है। जब स्पेस आपकी फ्री हो गई है तो सी इन वाई जब चलेगा तो वाई की दफा वहां पर लेट से यूजर ने एंटर कर दिया ए बी एंड सी, ठीक है। अब मांगा तो उसने 1 करेक्टर हुआ था, अब यूजर को कोई मैसेज नहीं डिस्प्ले हुआ था तो यूजर ने पकड़ के ABC एंटर किया। ABC एंटर करने के बाद आपको पता है कि जब भी हमारी इनपुट की कमांड एंड होने लगती है तो उस कमांड को हम टर्मिनेट कैसे करते हैं, एंटर की प्रेस करके, ऐसे ही है। तो जब तक आप एंटर की नहीं प्रेस करते तो तब तक आप यूजर से इनपुट मोड के अंदर रहते हो, अपने कंपाइलर के जब काम कर रहे होते हो। तो यही चीज है कि जैसे यूजर ने मैसेज भी नहीं था तो उसने अपनी तरफ से वाई में ABC रख दिया, ठीक है। अब वो क्या हुआ कि उसने इनपुट जो की थी वो बफर के अंदर स्टोर हो गई है, लेकिन जब प्रोसेसर उस चीज को या हमारा कंपाइलर उस चीज को उठाएगा तो वो आएगा, उसको तो 1 बाइट चाहिए थी करेक्टर के अंदर, ठीक है, उसको करेक्टर के अंदर 1 बाइट चाहिए थी। तो वो क्या करेगा, करेक्टर के अंदर 1 बाइट ये वाली उठाएगा और लाकर वाई के अंदर स्टोर करवा देगा ए। उसे गर्ज नहीं है कि उससे आगे क्या पड़ा हुआ मिल रहा है, क्यों, क्योंकि उसको तो सिर्फ 1 बाइट स्टोर करानी थी, उसने 1 बाइट देखी और वो स्टोर करवा दिया लाकर वहां से। अब जो बाकी चीज इसके अंदर पड़ी हुई थी, ये बी और सी, वो वैसे की वैसे ही उसके अंदर पड़ी रह जाएगी, ठीक है। अब वो वैसे ही पड़ी हुई है, तो जब उसने करेक्टर टाइप की ये आपकी एरे आई थी, इस एरे के लिए जब उसने इनपुट गेट करना शुरू की तो यूजर ने उसमें एंटर किया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो स्पेस वर्ल्ड, ठीक है। तो जब ये चीज उसने एंटर की तो जब वो दोबारा से रीड करने आएगा तो उसके वो बफर में सबसे पहले क्या मिलेगा, बी एंड सी। तो जब वो इसमें स्टोर करवाने लगेगा तो वो बी सी फिर HELL और फिर आगे के जो करेक्टर होंगे उनमें जैसे ही वो स्पेस रीड करेगा तो वो स्पेस को एज टर्मिनेटिंग करेक्टर कंसीडर करेगा, ठीक है। और टर्मिनेटिंग करेक्टर कंसीडर करते हुए वो इसको नल से टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। यस मैम। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर अब याद रखना है स्ट्रिंग्स के अंदर टर्मिनेटिंग करेक्टर का, ठीक है, कि जैसे ही वो टर्मिनेटिंग करेक्टर एंटर किया जाता है तो आपने जितना मर्जी यूजर ने स्ट्रिंग एंटर किया हो वो टर्मिनेटिंग करेक्टर रीड करते ही आगे की सारी चीज स्किप कर दी जाती है और पिछला जितना भी उसने चीज रीड की होती है उस चीज को वो जाकर अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता है, ठीक है। यस मैम। अच्छा जी, इस वजह से आपका ये जो करेक्टर यूजर से गेट किया गया था उसमें यूजर ने हो सकता है हेलो स्पेस वर्ल्ड ही टाइप किया हो, लेकिन रीजन क्या थी कि उसने स्पेस को एज टर्मिनेटिंग करेक्टर कंसीडर कर लिया बफर से उठाते हुए, तो अब आपके बफर में वर्ल्ड वैसे ही पड़ा रह जाएगा और हेलो जो होगा वो आपके वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रिंग की इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन देख लेते हैं। वो हमें पता है जी डबल कोट्स के अंदर हम करते हैं, किस तरह से करते हैं जी, इस तरह से करेक्टर एरे का हम यूज करते हुए इसको एक तो इनिशियलाइज करवा सकते हैं, दूसरा हम डबल कोट्स को यूज करके इनिशियलाइज करवा सकते हैं किसी भी करेक्टर एरे के अंदर स्ट्रिंग को। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अलग से पहले डिक्लेरेशन कर ली और बाद में उसके इनिशियलाइजेशन कर ली, तो ये भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये एक चीज जो है ना इसको मोस्टली हम बच्चों को कहते हैं कि ये काम ना ही करें,
उसी टाइम पे करवाएं जिस टाइम पे आप उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि अब जब हमने कहा है कि हम करेक्टर्स स्ट्रिंग के ऊपर काम नहीं करेंगे जो कि एरे टाइप का है, उसकी रीजन क्या है कि जब हम स्पेस बार, मतलब आपका स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग के अंदर तो स्पेसेस आ सकती हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रिंग की डेफिनेशन है उसके अंदर स्पेसेस आ सकती हैं, कोई 1 2 3 नंबर एनीथिंग वो चीजें आ सकती हैं। तो फिर क्यों जब हम स्पेस बार प्रेस करते हैं तो वो स्पेस करेक्टर के ऊपर आपका स्ट्रिंग टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए स्ट्रिंग की जो लाइब्रेरी थी कंस्ट्रक्ट की गई थी, उसके कोई बिल्ट इन फंक्शन से हम उनको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, स्ट्रिंग डॉट एज, स्ट्रिंग की लाइब्रेरी। अच्छा, स्ट्रिंग डॉट एज जो थी ना वो पुराने वर्जन के अंदर लिखा जाता था। अभी आपकी क्योंकि जैसे इंक्लूड लाइब्रेरीज में लिखते हो हैश इंक्लूड आयो स्ट्रिंग, तो अब यहाँ पर आप सिर्फ लिखोगे हैश इंक्लूड स्ट्रिंग आयो स्ट्रिंग के बाद आपने स्ट्रिंग की लाइब्रेरी भी ऐड करवानी है अब, ठीक है। जब आपने स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज करने होंगे, स्ट्रिंग के फंक्शंस कौन से हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब स्ट्रिंग्स का हम क्यों एक्चुअली स्ट्रिंग्स के फंक्शंस को यूज करना चाह रहे हैं या स्ट्रिंग लाइब्रेरी के डाटा टाइप को क्यों यूज करना चाह रहे हैं, उसकी रीजन क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक ली हुई है करेक्टर एरे ऑफ साइज 80, उसका नाम है कैपिटल ए, फिर बी में आपने 40 साइज की एरे ली हुई है और सी में आपने 20 साइज की एरे ली हुई है। जब आप यूजर कोई वर्ड एंटर करता है तो सबसे पहले मैंने उसे डिस्प्ले करवाया कि एंटर सम वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग ए, और वो यूजर से गेट किया है। गेट करने के बाद मैंने चेक किया है कि ए के अंदर क्या आया है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखवाया है एंड ऑफ स्ट्रिंग आउटपुट स्ट्रिंग ए, फिर उसके बाद एंटर करवाई है एंटर सम वर्ड्स इन स्ट्रिंग बी और फिर उसको गेट किया है। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना कुछ आउटपुट्स लिखी हुई हैं, ओ सॉरी इनपुट्स लिखी हुई है कि अगर ए के अंदर ये इनपुट आती है, बी के अंदर ये इनपुट आती है, सी के अंदर ये इनपुट आती है, तो बच्चों क्या क्या डिस्प्ले होगा। अच्छा जी, ए की बात करते हैं। ए के अंदर आया है टेस्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग 1, तो जब मैं ए को डिस्प्ले करवाऊंगी तो ए में क्या डिस्प्ले होगा। मैम टेस्ट ये सारा प्रिंट हो जाएगा क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है। ठीक है, ठीक है। और जब हम बी की बात करेंगे उसमें लिखा हुआ है टेस्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग 2, तो ये भी डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से सी की जब बात करेंगे टेस्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग 3, तो ये भी डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद मैं कहती हूँ कि ए के अंदर लिखा हुआ है टेस्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग 1, स्पेस है, टेस्ट ओनली होगा मैम, टेस्ट प्रिंट होगा। ए के अंदर तो सिर्फ टेस्ट स्टोर हो गया, तो जब बी के अंदर आएंगे तो बी के अंदर क्या स्टोर होगा, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग सॉरी ओनली स्ट्रिंग होगा। हाँ, और सी के अंदर जब हम आएंगे तो 1 उसके अंदर स्टोर होगा, क्योंकि बफर में जो ऑलरेडी चीजें पड़ी होंगी वो उनको उठा लेगा और इवन वो यूजर से इनपुट भी गेट नहीं करेगा, ठीक है। सही। अच्छा जी, इसी तरह से ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई थी, ये सिर्फ उनके लिए थी, बच्चों के लिए जो मतलब ट्राई करना चाहें डिफरेंट इसको इनपुट्स देकर। अब यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल ली थी उसमें मैंने एक तो ली थी टेस्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग 1 और बी के अंदर मैंने लिया था टेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है। तो उसने बी के अंदर सिर्फ मुझे टेस्ट डिस्प्ले करवाया था और सी के अंदर उसने मुझे स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाया था, ठीक है। तो दैट मीन्स कि उसने वो जो बफर में चीजें पड़ी हुई थी वो गेट की उसने। जैसे यहाँ पर देखें ए के फौरन बाद मुझसे इनपुट गेट की हुई है, उसने बी में वो चीज मुझसे गेट की क्योंकि उस वक्त उसका बफर खाली था। बी में मैंने उसे टेस्ट स्ट्रिंग लिखा, उसने टेस्ट गेट किया, लेकिन सी की दफा उसने मुझसे वो इनपुट नहीं ली, ठीक है। तो उसकी रीजन क्या है, क्योंकि वो जब बफर में आया उसको ऑलरेडी चीजें मिल गई थी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ना जो स्ट्रिंग की लाइब्रेरी जब हम यूज करते हैं तो वो हमें अलाउ करता है दो फंक्शंस को अपने यूज करने के लिए। वो दो फंक्शंस क्या है, एक तो गेट का फंक्शन है और दूसरा है जी गेट लाइन का फंक्शन। गेट का फंक्शन क्या करता है, वो 1 बाय 1 रीड करता है करेक्टर को फ्रॉम बफर, ठीक है, या इनपुट स्ट्रीम से, ठीक है। और उसमें एक इशू ये होता है कि जब आप 1 बाय 1 वहां से रीड कर रहे होते हो तो वो रीड जब कर लेता है तो डेलिमिटिंग करेक्टर को भी रीड करता है। रीड करने के बाद वो बाकी सारे करेक्टर्स तो उठाकर आपके वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, लेकिन वो जो डेलिमिटिंग करेक्टर होता है ना वो वहां से वो रिमूव नहीं करके जाता इनपुट स्ट्रीम से। तो उसकी वजह से ये होता है कि जब आप वापस बफर में आते हो किसी और इनपुट के लिए तो वो नल करेक्टर सॉरी टर्मिनेटिंग करेक्टर वहां पर ऑलरेडी पड़ा होता है, वो उस टर्मिनेटिंग करेक्टर को रीड कर लेता है और जाकर आपकी वेरिएबल में वो टर्मिनेटिंग करेक्टर स्टोर करवा देता है।
तो गेट का फंक्शन 1 बाय 1 आपकी स्ट्रिंग में से गेट करेगा, स्ट्रिंग के लिए गेट करेगा कैरेक्टर्स को फ्रॉम स्ट्रीम। इसके लिए आपको दो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। पहला पैरामीटर है जी किस स्ट्रिंग के अंदर, यानी किस आपका जो वेरिएबल है उसके अंदर आपने गेट करना है उसका नाम और उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ साइज ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर्स आपने उसके अंदर गेट करने हैं। ठीक है, जनरल सिंटैक्स इसका ये है कि आपने लिखना है सी इन के साथ सी इन डॉट गेट। ठीक है, तो वो सी इन डॉट गेट का जब आप फंक्शन कॉल करोगे तो उसमें आपने पैरामीटर्स क्या देने हैं, एक स्ट्रिंग प्रोवाइड उसे करने हैं और उसका साइज प्रोवाइड करना है। ठीक है, डेलिमिटिंग कैरेक्टर ये रिमूव नहीं करेगा तो उसकी वजह से क्या इशू आएगा वो भी देखते हैं अभी। अच्छा जी, ये एक मैंने कोड दिया हुआ है आपको, तो इसमें ये क्या कर रहा है, एक मैंने कैरेक्टर टाइप का टेस्ट वेरिएबल लिया है। ठीक है, ये टेस्ट वेरिएबल आपका 1 बाइट कैरी कर रहा होगा। उसके बाद मैं कहती हूँ सी आउट एंटर आ कैरेक्टर, और फिर टेस्ट वेरिएबल होल्ड्स उसमें डिस्प्ले करवाया कि टेस्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक कैरेक्टर टाइप की ए एरे ली है 80 साइज की और बी 60 की। ठीक है, और फिर यूजर से दोबारा से मैंने आई थिंक सो बिलीव कर गई है मैं। नहीं बच्चों, वो नेट कनेक्टिंग पे चला गया था। ओके मैम, ठीक है। अभी यहाँ ही है मैं। अच्छा जी, ये मैं आपको बता रही थी कि फिर ए के अंदर वो इसी तरह से सी इन डॉट गेट करके उसको ए एज स्ट्रिंग देगा और बी और उसका साथ साइज देगा 80। ठीक है, फिर उसको हम डिस्प्ले करवाएंगे और फिर उसके बाद बी के अंदर हम गेट करेंगे सी इन डॉट गेट से और फिर देखेंगे उसमें क्या है। आउटपुट क्या मैंने दी है, टेस्ट के अंदर यूजर ने एंटर किया है दिस इज अ कैरेक्टर। ठीक है, तो जब भी यूजर जी उसके अंदर कैरेक्टर के अंदर दिस इज अ कैरेक्टर लिखेगा तो टेस्ट वेरिएबल क्या होल्ड करेगा अपने अंदर, टेस्ट वेरिएबल होल्ड टेस्ट के अंदर क्या पड़ा होगा, सिर्फ और सिर्फ ये टी। रीजन क्या है, क्योंकि वो एक कैरेक्टर वेरिएबल था तो उसने अपने अंदर सिर्फ 1 बाइट स्टोर करवाई। उसके बाद जितने भी कैरेक्टर स्ट्रीम के अंदर लिखे हुए थे वो स्ट्रीम के अंदर वैसे के वैसे ही पड़े रह गए। ठीक हो गया। अब जब हम एंटर स्ट्रिंग ए करवाएंगे तो वो यूजर से गेट नहीं करेगा वो स्ट्रिंग। ठीक है, और जब उसने यूजर से गेट नहीं की तो फिर वो डिस्प्ले करवा देगा जो बाकी स्ट्रिंग के ऊपर पड़ा हुआ था, और वो क्या था, हिज इज कैरेक्टर। ठीक है, वहां पर स्ट्रिंग ए एंड होगी और जब वो स्ट्रिंग बी गेट करने आएगा तो स्ट्रिंग बी में देखें उसने हमें नल स्टोर जो किया हुआ था वो डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, यस पर मैम। टर्मिनेटिंग कैरेक्टर था जो कि एंटर किया आपने प्रेस की थी एज टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, उसने उसे रीड किया और वो यहाँ पर आपको शो करा दिए। ठीक है, तो ये होता है गेट के फंक्शन के साथ कि जब आप उसमें से वैल्यूज गेट करते हो तो वो आपके बफर को डेलिमिटिंग कैरेक्टर के साथ रिमूव नहीं करके जाता, उसको एम्प्टी नहीं करके जाता। ठीक है, तो उस चीज का ये आपको एक दिखाया गया है कि जी डेमो की किस तरह से होगा। कीबोर्ड से लेट से गेट के फंक्शन में आपने टेस्ट में एंटर किया था ए बी सी स्पेस डी ई और फिर न्यू लाइन। ठीक है, तो गेट के फंक्शन ने आपके टेस्ट के अंदर क्या स्टोर करवाया, सिर्फ और सिर्फ ए। ठीक है, और जब आप सी इन डॉट गेट फॉर ए और ए ऑफ 80 साइज के अंदर जब स्टोर करवाओगे तो वो क्या उसके अंदर स्टोर करवाएगा, बी सी स्पेस डी ई नल। तो एक चीज जो हमारी एरे के थ्रू करते हुए इशू आ रही थी वो स्पेस की, वो तो खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन जब आप उसके बाद सी के इस वाली स्ट्रिंग के ऊपर आते हो, सी वाली स्ट्रिंग सॉरी बी स्ट्रिंग के ऊपर, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वो उस नल को क्योंकि रिमूव नहीं करके गया होता तो वो उस नल को रीड करता है और अपने अंदर नल स्टोर करवा लेता है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक को हम डील करते हैं थ्रू गेट लाइन के फंक्शन से। तो गेट लाइन का फंक्शन आपका क्या करता है, ये पूरी की पूरी लाइन को एट ए टाइम रीड करता है। ठीक है जी, और आप इसमें स्पेसिफाई करते हो कि डेलिमिटिंग कैरेक्टर क्या होगा, और ये जब रीड कर लेता है अपना पूरा स्ट्रीम के ऊपर से लाइन को तो फिर ये लाइन के एंड पे जो डेलिमिटिंग कैरेक्टर होता है उसको स्ट्रीम के ऊपर से रिमूव करके जाता है। ठीक है,
तो गेट लाइन के फंक्शन के पैरामीटर क्या है जी, नेम ऑफ द स्ट्रिंग, फिर उसके बाद उसके कितने कैरेक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताने हैं, फिर उसके बाद उसका टर्मिनेटिंग कैरेक्टर या डेलिमिटिंग कैरेक्टर आपने बताना है। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट क्या चीज होती है, एंटर जो होती है वो आपका डेलिमिटिंग कैरेक्टर होता है। अगर आप कोई भी डेलिमिटिंग कैरेक्टर एज पैरामीटर नहीं यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर बताओगे तो फिर आपकी एंटर जो होगी वो बाय डिफॉल्ट डेलिमिटिंग कैरेक्टर कंसीडर की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया जी सीन डॉट गेट लाइन, उसमें नेम ऑफ स्ट्रिंग देना है, उसका साइज बताना है और डेलिमिटिंग कैरेक्टर। अगर आप ये वाला चीज स्किप कर जाते हो तो फिर बाय डिफॉल्ट एंटर की पे वो आपकी इनपुट जो होगी उसको टर्मिनेट कर देगा। अच्छा जी, गेट लाइन में ये चीज उसको रिमूव करके जाती है डेलिमिटिंग कैरेक्टर को। ठीक है, तो अब अगर वही एग्जांपल देखिए उसी कोड की, अगर हम गेट लाइन के थ्रू लिखा होता गेट की बजाय, तो क्या होना था, जब आपने टेस्ट के अंदर वैल्यू गेट करनी थी तो उसने ए को उसके अंदर गेट कर लेना था, फिर जब उसने आना था आगे बी के लिए तो उसने क्या करना था। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये है कि करेक्टर जो था वो एक टेस्ट वेरिएबल के लिए था। ठीक है, तो वो 1 बाइट का था, तो उसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ गेट का फंक्शन यूज किया। लेकिन जब मैंने एरे या स्ट्रिंग के लिए यूज कर रही हूँ तो मैंने वहां पर गेट लाइन का फंक्शन यूज किया। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर आऊंगी तो वो क्या करेगा, वो पूरी की पूरी उस स्ट्रिंग को रीड करेगा। रीड करने के बाद जब वो दूसरी के अंदर आएगा तो वो उसमें जो यूजर फिर वैल्यू एंटर करेगा वो उसको रीड करके एज इट इज आपको डिस्प्ले करा देगा। तो अगर हम इसकी इस कोड के थ्रू एग्जांपल देखें तो ये क्या होगा, आपके पास 3 एरेज हैं, एक एरे है जी ए, एक दूसरी है बी और तीसरी है सी। गेट लाइन का फंक्शन यूज किया है, उसी तरह से तीनों एरेज को डिस्प्ले करवाया है और इनपुट हमने ली है जी टेस्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग कॉमा एनीथिंग। हाँ जी, ये देख रहे हो पहला जो सीन डॉट गेट लाइन है उसके अंदर मैंने सिर्फ नेम ऑफ एरे और साइज ऑफ एरे दिया हुआ है। दूसरी वाली के अंदर मैंने नेम ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे प्लस डेलिमिटिंग कैरेक्टर दिया है कि जैसे ही कॉमा आए आपने स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर देना है। उसके बाद तीसरी वाली जो है उसमें मैंने सी नेम ऑफ एरे, फिर उसके बाद 40 उसका साइज और जी मैंने दिया है एज टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। तो बेसिकली जब मैंने यूजर को वैल्यूज गेट की थी तो मैंने उसमें लिखा था पहली स्ट्रिंग ए के अंदर दिस फुल स्टॉप स्पेस इज स्पेस कॉमा स्पेस स्ट्रिंग और फिर उसके आगे क्वेश्चन मार्क। टू टेस्ट के अगर मैं एंटर की के अलावा कुछ भी लिखती हूँ तो कहीं वो टर्मिनेट तो नहीं कर जाता। तो उसमें क्योंकि मैंने डेलिमिटिंग कैरेक्टर नहीं मेंशन किया था तो उसने किसी भी और कैरेक्टर के ऊपर सिवाय एंटर के मेरी स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू को टर्मिनेट नहीं किया। ठीक है, तो उसने ए को जब मैंने डिस्प्ले कराया तो उसने पूरी की पूरी वही स्ट्रिंग जो मैंने एज इनपुट एंटर की थी उसने वो मुझे डिस्प्ले करवाई है। जब मैं आती हूँ स्ट्रिंग बी के लिए एंटर करवाने वर्ड्स तो मैं कहती हूँ दिस इज कॉमा स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि इसका डेलिमिटिंग कैरेक्टर मैंने कॉमा मेंशन किया हुआ था तो कॉमा से पहले पहले जो कुछ भी लिखा होगा ये उसको बी का पार्ट बना देगा और कॉमा को रिमूव कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो चीज होगी वो सारी की सारी उसने उठाकर अपने सी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवानी है। लेकिन अब डिफरेंस ये है कि जब वो सी के अंदर वैल्यू गेट करने लगेगा तो वो यूजर से इनपुट जरूर मांगेगा। ठीक है, वो यूजर से इनपुट मांगेगा। यूजर ने लेट से मैंने लिखा है यहाँ पर दिस इज टर्मिनेटेड ऑन जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो स्ट्रिंग जो पहले लिखा हुआ था बफर के अंदर इसका जो बचा हुआ था बी स्ट्रिंग का वो, और प्लस जो अब उसने सी के अंदर लिखा था वो चीज जी से पहले पहले, क्योंकि जी एक टर्मिनेटिंग कैरेक्टर था तो वो सारी चीज सी के अंदर स्टोर करवा देगा। ठीक है, तो डिफरेंस समझ आ गया दोनों का? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब ये सीन डॉट गेट लाइन को अगर आप देखें तो इसकी एग्जांपल मैंने ली हुई है कि ये क्या है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि बी के अंदर अगर यूजर एंटर करता टेस्ट टू एंड विद कॉमा रेस्ट विल बी पार्ट ऑफ नेक्स्ट स्ट्रिंग सो कॉमा नेक्स्ट। तो क्योंकि इसने कॉमा पे टर्मिनेट होना है तो दैट मीन्स के कॉमा से पहले पहले तक सारी वैल्यूज जो हैं वो ये सो के बाद स्पेस थी और फिर कॉमा था, तो कॉमा पे उसने उस स्ट्रिंग को टर्मिनेट किया है। और जब हम नेक्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर आएंगे टेस्ट 3 एंड विद जी सो,
तो उसमें जी लिखा हुआ था। अच्छा, अब वहां पर क्या होगा, ये नेक्स्ट जो पिछले का बचा हुआ था बफर में से, ये चीज वहां पर वो स्टोर करवाएगा अगली स्ट्रिंग में, साथ उसका अपना जो कुछ भी यूजर ने इनपुट किया होगा वैल्यूज को, वो भी उसको डिस्प्ले करवाएगा जब तक कि उसका टर्मिनेटिंग कैरेक्टर नहीं आ गया। और वो टर्मिनेटिंग कैरेक्टर था जी, उसने जी पे उसको टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, और एज के जब फंक्शंस हैं उनके ऊपर जब हम आते हैं तो उसमें 3 फंक्शंस आते हैं, सॉरी 5 फंक्शन है। पहला है जी स्ट्रिंग कॉपी का, दूसरा है कंकैटिनेशन का, तीसरा कंपैरिजन का, चौथा लेंथ का और पांचवा टोकनाइज का। जो स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन है वो क्या करता है कि एक सोर्स स्ट्रिंग को उठाता है और उसको जाकर रिप्लेस कर देता है डेस्टिनेशन की स्ट्रिंग पर। ठीक है, अगर एक सोर्स स्ट्रिंग में एप्पल पड़ा हुआ था और आपकी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में मैंगो लिखा हुआ पड़ा है, तो आप सोर्स स्ट्रिंग को कॉपी कर दोगे, जाके मैंगो से रिप्लेस करोगे और वहां पर भी एप्पल को स्टोर करवा दोगे, तो वो कॉपी का फंक्शन होगा। कंकैटिनेशन का फंक्शन क्या करता है, मैं ये ना आपको लिखकर एक बार दिखाती हूँ। जो आपका स्ट्रिंग कॉपी है, कॉपी क्या करता है, अगर आपका स्ट्रिंग ये था एप्पल, ठीक है, तो ये आपका सोर्स स्ट्रिंग होगा और इसमें कॉपी होना है जी जाकर आपकी डेस्टिनेशन के ऊपर। तो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में लेट से अगर कोई पहले से स्ट्रिंग लिखी हुई पड़ी हुई है तो ये जाकर उसको कॉपी करता है। कॉपी कैसे करेगा, इस चीज को ओवरराइट कर देगा। ठीक है, मैम लेट्स सपोज कि हमारे पास जो डेस्टिनेशन है वहां पर कैरेक्टर्स कम हो, तो इन दैट केस या ज्यादा हो तो क्या करेगा ये, मतलब वो वहां तक रिप्लेस कर देगा, नेक्स्ट वन को वैसे ही छोड़ देगा? नहीं, ये क्या करता है कि आपकी जो स्ट्रिंग होती है उसको ओवरराइट करना है ना, तो ओवरराइट करने के लिए अगर तो साइज सेम होगा तो क्या होगा, साइज सेम होगा तो फिर तो ओवरऑल सब कुछ रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर साइज यस मैम। सेम नहीं होता तो क्या होगा, लेट्स से डेस्टिनेशन की स्ट्रिंग लेस देन साइज ऑफ आपकी सोर्स स्ट्रिंग थी, तो फिर जो बाकी के वर्ड होंगे, लेट्स से इसमें APPLE और आगे कुछ और भी था, तो वो चीज कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो आपकी ओके स्पेस ही इनफ नहीं थी। लेकिन अगर ज्यादा होगी तो ये होगा कि आपका मोस्टली कंपाइलर क्या करता है, उस चीज को पूरी की पूरी खत्म कर देता है। ठीक है, और खत्म करने के बाद उस चीज को फिर आपकी ओवरराइट करवाता है। ठीक है, लेकिन अच्छा, मैम नादिर, मेरा जूम इस पे लैपटॉप पे कनेक्ट नहीं होता, वो मैंने लैपटॉप पे किया है, उसको जुबैर को सेंड कर दिया है मैम मैंने। मैम आप अपनी बंद करेंगी तो फिर दूसरों वो दूसरे एक्चुअली किसी अब्दुल रऊफ ने पार्टिसिपेंट की ना, ऑन होगी। अब्दुल रऊफ ने शेयर कर दी है, ये देख रहे हैं आप लोगों को शेयर हो रही है अब्दुल रऊफ की स्क्रीन? यस यस मैम। मैम। अब्दुल रऊफ जब ये वाला कोड रन हो जाएगा ना, तो ये लास्ट लाइन जो थी ना जिसमें आपने नेम में मिस्टर हसन अली, मिसेस हसन अली डिस्प्ले करवाया था, जी मैम। वो उसमें फिर आपने इसको डिस्प्ले भी कराना है, सी आउट करके ना वहां पर नेम को डिस्प्ले भी करवाना है। अभी ये चल नहीं रहा, मुझे आउटपुट वाली स्क्रीन नहीं नजर आ रही। वो शेयर में जाकर ना अब आउटपुट वाली स्क्रीन हमें दिखाएं। ठीक है मैम। शेयर में जाके न्यू शेयर में आपको आउटपुट वाली स्क्रीन होगी वो दिखानी है। ठीक है मैम।
हाँ जी, ये इसमें आपने देखा है कि उसने, जुबैर आपको समझ आ गई, उसने पूरे के पूरे मैंगो 1 2 3 को रिप्लेस कर दिया बिसाइड्स कि उसमें कितने थे कैरेक्टर और कितने नहीं। तो वो ही चीज जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि वो ओवरऑल को पहले रिमूव करेगा और फिर वहां पर जाकर उसको कॉपी करेगा। ठीक है, यस ये समझ मैम, आ गई आपको? यस मैम, क्लियर। ठीक है, मैं इसलिए रुक गई थी ताकि सबको क्लियर हो जाए कि ये चीज कैसे चल रही है। और अगर वो दूसरे वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब्दुल रऊफ कोड में जाके ना इसको बंद कर दो ये वाली स्क्रीन को, और कोड में जाकर वहां पर एंड पर एक लाइन एंटर करो और उसमें हम देख लेते हैं कि वो जो पूरा मैंने मिसेस हसन अली लिखवाया और उसको मैंने कहा है कि 2 सिर्फ पहले कैरेक्टर उठाने, तो वो सिर्फ उस स्ट्रिंग के अंदर 2 वो मिस्टर वाले डिस्प्ले कराएगा। मैम क्या कर रहा है? कोड वाली स्क्रीन खोलो, मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट। ये जो लास्ट लाइन थी ना सिस्टम पॉज से पहले वाली, उधर एक लाइन लिखो सी आउट एंडल। ये ऊपर वाली ही सी आउट वाली लाइन कॉपी करके यहाँ पर डालो जरा। इसको कॉपी करो और नीचे मिसेस हसन अली वाली से नीचे डाल दो। हाँ, यहाँ पर। और नेम 2 की बजाय सिर्फ नेम कर दो इसको। ठीक है, अब इस चीज को एक बार फिर से कॉपी करो, यही वाली चीज को। रुक जाओ, इसको दोबारा से कॉपी करके ना इसके ऊपर ही ये वाली चीज दोबारा डालो। पूरा दोनों लाइनें इन दोनों को कॉपी करो और अब इसके ऊपर लिख दो, इनके ऊपर ही लिखो। हाँ, और ये 2 जो है ना, ये 2 वाला खत्म कर दो। 2 खत्म कर दो, ऊपर वाली में से 2 खत्म कर दो और 2 के बाद कॉमा भी। बस अब चलाओ। तो सॉरी, उसमें से एन भी हटाना था। STRN लिखा हुआ है ना, वो एन भी हटाना है ऊपर वाली के अंदर से ना। STRNCPY है, एन में आपने नंबर बताना होता है, तो वो एन मिटा दो। अभी एन हमने निकाल दिया, अब लगाओ। ठीक है, इसमें मैंने आपको दिखाया कि पहले वो एम्प्टी स्ट्रिंग था नेम का, उस एम्प्टी स्ट्रिंग से मैंने आपको मिसेस हसन अली उसमें स्टोर करवाया, तो उसने मिसेस हसन अली उसमें डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद जब मैंने उसी स्ट्रिंग को ओवरराइट किया है, लिखा पूरा मिसेस हसन अली है, स्ट्रिंग दिया था, लेकिन मैंने उसको रेंज दे दी कि सिर्फ पहले 2 कैरेक्टर्स जो होंगे वो स्ट्रिंग में से आपने स्ट्रिंग में कॉपी करने हैं। तो उसने सिर्फ वो 2 कैरेक्टर स्टोर किए और जब मैंने उसे डिस्प्ले कराया तो उसने वो 2 कैरेक्टर ही मुझे डिस्प्ले कराए हैं। तो ये समझ आ गई आपको दोनों की? यस मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल रऊफ। अब आप स्क्रीन शेयर जरा बंद कर दें, हमें मजीद जरूरत पड़ी तो आपसे हेल्प ले लेंगे। अच्छा जी, मैं सिर्फ ये चाह रही थी कि जुबैर को कंफ्यूजन न रहे, क्योंकि मेरे अपने माइंड में था कि ये जो स्ट्रिंग कॉपी के फंक्शंस हैं ये अक्सर नहीं चल रहे होते आपके ऑनलाइन कंपाइलर्स के अंदर। हाँ जी बच्चे, जी अरसलान, जी अरसलान। मैम गलती से हो गया था। मनाहिल अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं, आप कहे जा रहे हो बस कर दें। अभी तो 10 मिनट 15 मिनट बतानी है। आप सोर्स में कोई वेरिएबल में बता सकते हो स्ट्रिंग, या डायरेक्ट आप डबल कोट्स के अंदर भी स्ट्रिंग दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारा काम मैंने आपको करके दिखा दिया, इसमें अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एक्चुअली मैंने वैसे किया हुआ था,
लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं एक बार आपको कोड रन करके दिखा दूं ताकि आप लोगों की तसल्ली हो जाए। तो ये इसमें मैंने बताया हुआ है कि नेम के अंदर आपने दिस इज नेम स्ट्रिंग स्टोर करवाया, उसके बाद स्ट्रिंग कॉपी किया मैंने नेम 1 के अंदर मिसेस अहमद अली, तो वो मिसेस अहमद अली उसने उसके अंदर स्टोर करवा दिया। उसके बाद नेम 2 में मैंने मिसेस हसन अली मिस्टर हसन अली स्टोर करवाया। उसके बाद नेम 2 को रिप्लेस किया है नेम 1 से, तो उसने उसको ओवरऑल रिप्लेस कर दिया अहमद अली के साथ, हसन अली को उसने अहमद अली से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और जब मैंने उसे कहा कि सिर्फ 2 कैरेक्टर्स को पिक करे तो उसने सिर्फ 2 कैरेक्टर्स को पिक किया। ठीक है, तो बेसिकली मैंने सारी चीज स्लाइड्स के अंदर 1 बाय 1 बनाई हुई थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि कुछ बच्चे हैं जिनको कोड वाइज कंफ्यूजन होती है तो उनकी वजह कर लें। अच्छा, चलिए आगे आ रहा है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का फंक्शन। इसके लिए आपने यूज करनी है स्ट्रिंग कैट का फंक्शन, और इसमें भी उसी तरह से आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि आप उसमें डेस्टिनेशन स्ट्रिंग और सोर्स स्ट्रिंग बताओ, और दूसरी ऑप्शन है डेस्टिनेशन और सोर्स के बाद बताओ कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो आपने डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में सोर्स के कॉपी करवाने हैं। स्ट्रिंग कॉपी स्ट्रिंग कंकैटिनेशन में डिफरेंस ये है कि जो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन होती है वो ये करती है कि आपके पास जो सोर्स स्ट्रिंग थी और जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग थी, ये आ गई आपकी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। ठीक है, अब अगर सोर्स स्ट्रिंग में पड़ा हुआ था अली और डेस्टिनेशन में खाली पड़ा हुआ था आई एम, ठीक है, तो सोर्स स्ट्रिंग इसके अंदर कॉपी करती है एज अपेंड मोड। ठीक है, तो अपेंड कर देती है, बेसिकली कंकैटिनेट कर देती है, दैट मींस दोनों स्ट्रिंग्स को मिला देती है। तो आई एम के बाद जब नल लगा होगा तो वो उस नल को रिप्लेस कर देती है अली के साथ ए से, और फिर अली लिखकर दोबारा से नल ऐड करता है। तो बेसिकली डेस्टिनेशन पर फिर वो पिछले कंटेंट को रिमूव नहीं करती बल्कि उसके आगे अपेंड कर देती है। दैट इज कॉल्ड कंकैटिनेशन। ठीक है, यस मैम। तो ये चीज इस तरह से होगी कि ये आपकी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग पे नल को ओवरराइड कर देगी विद फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ सोर्स, और फिर उसके बाद न्यू स्ट्रिंग के एंड पर आपका नल कैरेक्टर ऐड कर देगी। ये लिखा हुआ है, एक नेम स्ट्रिंग लिया, उसके अंदर मैंने आई एम लिखा हुआ है, और उसके बाद नेम 2 के अंदर मिस्टर हसन अली लिखा हुआ है। तो जब मैं स्ट्रिंग कंकैटिनेट करूंगी तो मैं नेम में डेस्टिनेशन मीन नेम 2, सॉरी ये हाई आई एम वाली, हाई आई एम के आगे मैंने नेम 2 में मिस्टर हसन अली पड़ा हुआ है वो रखवाना है। तो ये कंकैटिनेट करने के लिए इस तरह से हम कंकैटिनेट करेंगे। और अगर आप चाहते हो कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सिर्फ कंकैटिनेट हो तो उसमें मैंने बताया है कि 9 कैरेक्टर्स, तो वो सिर्फ यहाँ तक आपके कैरेक्टर्स को कंकैटिनेट करेगी। ठीक है, समझ आ गई है? जी जी मैम, बिल्कुल। ये पहले आपकी नेम की एरे थी, उसके अंदर 25 कैरेक्टर्स के अंदर उसने सिर्फ हाई आई एम स्टोर कराया हुआ, यहाँ तक स्ट्रिंग था। फिर मिस्टर अहमद अली उसने नेम 2 में स्टोर करवाया। जब मैंने इन दोनों को कंकैटिनेट किया तो हाई आई एम के बाद नल को रिमूव करके उसने यहाँ से मिस्टर अहमद अली यहाँ पर स्टोर करवा दिया। ठीक है, ये उसने एज अ होल उसने अपेंड करवाया। लेकिन जब मैं उसको स्ट्रिंग एन कैट में नंबर ऑफ काउंट बता देती हूँ कि इतने कैरेक्टर सिर्फ कॉपी करने हैं सोर्स के, तो वो उतने ही करेगी। अब मैंने 10 कैरेक्टर्स कहे थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कैरेक्टर अहमद तक आ रहे हैं, तो उसने अहमद तक उसमें कॉपी किया और उसके बाद नल लगा दिए। तो ये डिफरेंस है एन वाले का और सिंपल वाले का। एन में अगर आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता दोगे तो वो उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही अपेंड करेगा। इसी तरह से कॉपी में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता दोगे तो वो उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही कॉपी करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन। ये स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन क्या करता है, आप इसको कोई भी स्ट्रिंग पैरेंथेसिस में पास करते हो और वो उस स्ट्रिंग का आपको साइज रिटर्न करता है इन इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, वो साइज कभी भी आपके नल को इंक्लूड नहीं कर रहा होता। जितने सिर्फ कैरेक्टर होते हैं वो सिर्फ उनको काउंट करता है, नल को काउंट नहीं करके आपको वो रिटर्न करता। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल देखें। स्ट्रिंग लेंथ STRLEN, ये इसका जी सिंटैक्स है, और उसके अंदर आप डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग दे सकते हो। इसके अलावा जिस तरह से पहले कोई स्ट्रिंग ली हुई थी, जैसे STR1 यहाँ पर मैंने लिया हुआ है और STR2 ये लिया हुआ है, तो मैं सिंपल उसको STR1 भी पास कर सकती हूँ ऐसे।
ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ को str1 पास कर दूं या डायरेक्ट डबल कोट्स के अंदर लिख के दे दूं, ठीक है, दोनों तरह से वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और ये आपको सी आउट में मैंने आपको बताया हुआ है कि डायरेक्ट वो चीज डिस्प्ले करा देती है जो फंक्शन रिटर्न कर रहा होता है। लेकिन अगर आपने सी आउट के फंक्शन में नहीं यूज करना तो आप किसी इंटीजर वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू को गेट करके वो डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है। ऐसे ये Yes. स्ट्रिंग लेंथ की मैंने इसमें स्ट्रिंग लेंथ गेट की हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रिंग कंपैरिजन। स्ट्रिंग कंपैरिजन का मतलब है कि ये चेक करना है कि क्या स्ट्रिंग इक्वल है दूसरी स्ट्रिंग के। लेफ्ट से कि मैंने स्ट्रिंग 1 में एप्पल लिखा हुआ है, दूसरी में मैंगो लिखा हुआ है, मैं चेक कर लेना चाह रही हूँ दोनों स्ट्रिंग्स में सेम पड़ा हुआ है वर्ड्स, तो मैं वो उसके लिए ना स्ट्रिंग कंपैरिजन यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग प्रोजेक्ट में बना रहे होंगे पासवर्ड वाली कोई चीज, तो आप उससे यूजर से पासवर्ड लेके पहले स्टोर कर लो तो वो आपकी स्ट्रिंग 1 है, ठीक है। और उस पासवर्ड से जब यूजर दोबारा लॉगिन करने के लिए आए तो वो दोबारा से जब पासवर्ड एंटर करेगा तो आपने उस पासवर्ड को मैच करना होगा कि वो क्या वही पासवर्ड है जो उसने पहले रखा था, चूज किया था एज पासवर्ड, तो वो उन दोनों को कंपेयर करेगा। तो इस तरह के कामों के लिए आप स्ट्रिंग कंपैरिजन को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन बेसिकली आपका बाइनरी कंपैरिजन करता है, यानी कि अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर ये चीज कंपेयर हो रही होती है। अल्फाबेटिक ऑर्डर किस तरह से होगा कि आपने अगर देखना है कि स्ट्रिंग में वन बाय वन एक एक कैरेक्टर को मैप करता है। अगर दोनों स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स मैच हो जाएं तो वो रिटर्न 0 करता है, अदरवाइज अगर एक ग्रेटर हो दूसरा स्मॉलर हो तो 1 रिटर्न करता है, और अगर प्रीसीड कर जाए तो -1। लेट से ये आपकी एक स्ट्रिंग 1 थी ABC, और लेट से ये आपका पासवर्ड था ABC और यूजर ने एंटर किया है ABD, तो आपके सिस्टम ने चेक करना है कि ये क्या स्ट्रिंग वही है जो यूजर ने एंटर की थी। तो वो A को A से कंपेयर करेगा तो 0, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है, ये चीज, ठीक है। जब B को B से कंपेयर करेगा तो भी वो 0 रिटर्न करेगा क्योंकि वो इक्वल है। जब वो C को D से कंपेयर करेगा तो -1 रिटर्न करेगा, क्यों, क्योंकि C प्रीसीड्स D, ठीक है। C पहले आता है D बाद में आता है, तो वो -1 रिटर्न करेगा। जब ओवरऑल वो हमें रिटर्न करेगा चीज तो वो -1 आएगी। इट मीन्स कि वो हमारी जो स्ट्रिंग थी वो इक्वल नहीं है, ठीक है। जब इक्वल नहीं होगी तो हम यूजर से कहेंगे रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली हुई है, यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल्स भी दी हुई है कि आप इसमें चेक करो कि ये वाले एस को इस स्ट्रिंग के ABCD पे मैप करो। तो A को A से जब मैप करेगा तो 0 रिटर्न होगा, A को जब B पे करेगा तो -1 रिटर्न करेगा, फिर B को A से जब करेगा तो 1 रिटर्न करेगा क्योंकि ग्रेटर हो गया है। इस वाली स्ट्रिंग में 1 को 4 से जब कंपेयर करेगा तो 0 नहीं रिटर्न होगा, -1 रिटर्न होगा क्योंकि 1 इज स्मॉलर देन 4। फिर ABC88 जब मैप होगा तो 0 रिटर्न करेगा, और उससे हमें पता चल जाएगा कि ये इक्वल स्ट्रिंग है, ठीक है। इसकी मैंने एक एग्जांपल लेके आपको दिखाया कि पहले एक str1 में एक स्ट्रिंग ली है, str2 में एक स्ट्रिंग दूसरी ली है, ठीक है। स्ट्रिंग कंपेयर strcmp लिखकर दोनों स्ट्रिंग्स को मैंने पास किया है एज पैरामीटर्स, ठीक है, और इंटीजर रिजल्ट के अंदर गेट किया है। अब रिजल्ट 3 तरह का आ सकता है, इधर 0, 1 और -1, ठीक है। अगर तो हमारे पास रिजल्ट आता है ग्रेटर देन 0 तो हम कहेंगे पहला दूसरा स्ट्रिंग जो था वो प्रीसीड कर गया स्ट्रिंग 1 से। अगर हमारे पास रिजल्ट लेस देन 0 आता है तो हम कहेंगे स्ट्रिंग प्रीसीड कर रही है 1 वाली 2 से। और अगर दोनों केसेस नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2, ठीक है। ये पासवर्ड मैच आपकी सिचुएशन के ऊपर, आपके कोड की प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। लास्ट पे आते हैं स्ट्रिंग टोकनाइज। स्ट्रिंग टोकनाइज आपका क्या करता है कि ये टोकन्स क्रिएट करता है, डिपेंड्स ऑन डेलीमीटर्स, ठीक है। ये बेसिकली आप लोग जब कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे या PLC होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट, तो इस तरह के ये जो 2-3 कोर्स होते हैं ना उसमें आपको ये चीज टीचर्स अक्सर देते हैं कंपाइलर बनाकर अपना दें। तो आपका जो टर्म प्रोजेक्ट होता है उस सब्जेक्ट का वो होता है कंपाइलर कंस्ट्रक्ट करना। तो कुछ बच्चे C++ का कंपाइलर कंस्ट्रक्ट करते हैं C++ के अंदर ही, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा होता है आप लोग कौन कौन सी लैंग्वेज लेते हो। तो जब वहां पर आप करते हो तो वहां पर आपको टोकन्स बनाने पड़ते हैं, और टोकन्स को फिर हम डेलिमिट करते हैं उस कैरेक्टर की बेस पे। तो वो क्या होता है, जैसे कोई स्ट्रिंग आता जाता है वो स्ट्रिंग को रीड करता है और उसमें डेलिमीटर्स की बेस पर वो उन स्ट्रिंग्स के टोकन्स जनरेट करता है, ठीक है।
लेट्स से कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग आई थी माय नेम इज हसन, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि हमारा डेलिमिटिंग कैरेक्टर आई है, तो जैसे जैसे आई आता जाएगा माय नेम आई में आया इज, तो वो माय नेम का एक टोकन बना देगा, उसके बाद आगे पढ़ना शुरू करेगा, जब तक अगला आई नहीं आता था वो अगला टोकन ही जनरेट करेगा। तो वो पूरी स्ट्रिंग्स में से 1 बाय 1 टोकन्स को जनरेट करता है, ठीक है। वो टोकन्स फिर आप फर्दर आगे अपनी प्रोसेसिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो वही बात आ गई, डिपेंड्स ऑन प्रोग्राम्स नेचर, या आपकी प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आगे कॉमन मिस्टेक्स कुछ लिखी हुई हैं कि आप इसको अलग अलग से असाइनमेंट देने की बजाय स्ट्रिंग कॉपी के थ्रू आप इसको साइन करवाएं, ठीक है। इसके अलावा डबल इक्वल दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए यूज नहीं होगा, ये इलीगल है। इसके लिए आपने स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन यूज करना है और चेक करना है इज इट्स नॉट, नॉट का मतलब क्या है, फॉल्स। अगर 0 होगा, ठीक है, तो ही हम कहेंगे कि ये सेम है, अदरवाइज हम कहेंगे ये सेम नहीं है, ठीक है। दैट्स इट। हाँ जी, आज के इसमें